हेलो, बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी पीछे वाली ऑनलाइन जो क्लासें थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रिएक्शन है उसी के दौरान अपन ने पढ़ा था वहाँ पर हेल बेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें अपन ने देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और हेलोजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर करवाई जाती है, तो वहाँ पर अल्फा हेलोजिनेशन होता है। इस रिएक्शन को हेल बेलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा अपन ने देखा था एस्टरिफिकेशन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही इसकी मैकेनिज्म भी अपन ने वहाँ पर इंटरप्रेट की थी, लिखा था। और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरीके से ये जो तीनों रिएक्शन थी ये अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ी। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उन्हीं रिएक्शन है उनको कंटिन्यू रखते हुए वो ही अपन आज कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके ऊपर अपन स्टडी करते हैं। तो उसके बाद में जो रिएक्शन है वो अपन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एमाइड। सिंथेसिस ऑफ एमाइड में अपन देखेंगे कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH और इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं अमोनिया के साथ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमोनिया है वो एज ए बेस की तरह बिहेव करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज ए एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एसिड बेस की जो कंसेप्ट है उसमें अपन जानते हैं कि जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार कहलाता है और जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाता है। तो उसी कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर जो अमोनिया है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है, और जो एसिड है वो यहाँ पर एज ए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये यहाँ पर H+ आयन है वो त्यागता है। तो यहाँ पर यदि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है और ये H+ आयन त्यागेगा तो यहाँ पर आप देखिए CH3COO- और ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या बनेगा NH4+। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अमोनियम एसीटेट बन रहा है, ठीक है। और ये जो अमोनियम एसीटेट है ये क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होता है, परंतु यदि अपन इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से यहाँ ये जो है इसमें से H2 मोलिक्यूल्स निकल जाता है और अपने को एमाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यदि इसको अपन उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो यहाँ पर CH3CONH2 प्लस H2, तो इस प्रकार से एमाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंथेसिस ऑफ एमाइड है जो एक तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव के रूप में यहाँ पर वर्क करता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में भी इसकी जो पॉसिबल मैकेनिज्म दे रखी है कि उसमें जो ये तो अमोनियम की मैकेनिज्म है कि किस तरीके से अमोनियम एसिटेट बनता है और उस अमोनियम एसिटेट के गर्म करने से अपने को एमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अपन एसिल हैलाइड है उसको सिंथेसिस कर सकते हैं, एस्टर का सिंथेसिस कर सकते हैं और यहाँ पर एमाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं उन डेरिवेटिव का अपन इनकी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनको सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके आगे अपन पढ़ते हैं इनकी नेक्स्ट रिएक्शन में। देखिए यहां पर यहां पर आप देख रहे हो कि
जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस तरीके से होता है CH3COOH। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड का जो क्लीवेज है उसके अकॉर्डिंग तो अपन ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है और एसिल हैलाइड वाली रिएक्शन पढ़ी है वो है, परंतु यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड का क्लीवेज भी होता है और OH बॉन्ड के क्लीवेज से भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये कुछ रिएक्शन देता है। तो अपन ऐसी रिएक्शन की स्टडी करेंगे जिनमें केमिकल रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड है उस OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्टडी में सबसे पहले अपन देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में देखिए आप, जैसे मान लीजिए अपन कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इनकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ में करवाते हैं, तो ये एक क्लियर कंसेप्ट है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन अपन किसी मेटल के साथ में करवाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है ना, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये H+ साइन देगा और यहाँ पर ये जैसे सोडियम है तो ये सोडियम मेटल है और मेटल की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो यहाँ पर ये जैसे Na++ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ ये H+ साइन होगा, ये H+ साइन एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु होगा और यदि 2 H+ साइन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके यहाँ पर ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और यहाँ पर ये Na+ साइन है, ये यहाँ पर सोडियम साल्ट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं RCOO- Na++H2। यदि ये दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर H2 है वो यहाँ से मुक्त होती है। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बॉन्ड है उस OH बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो जब भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ में करवाते हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो या लिथियम हो, तो अपने को उस मेटल से के साल्ट हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये जैसे RCOOH+ इनऑर्गेनिक बेस के रूप में अपन ने ले रहे हैं NaOH। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होता है और सोडियम साल्ट फॉर्मेशन के साथ भी यहाँ पर H2O है वो लिबरेट होता है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से सोडियम लवण प्राप्त होता है और यहाँ H2O के साथ में यहाँ पर CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक जो बेस है उनके साथ भी अपने को सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसके साथ ही अपन और देखते हैं रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन। रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन है, इसमें अपन जानते हैं जैसे RCOOH प्लस डाइएजोमेथेन का सूत्र ऐसे होता है CH2 यहाँ पर CH2N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और ये जब रेजोनेंस करता है तो ये इस तरीके से होता है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर आ जाता है
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डाइएजोमेथेन है, उसकी यहां पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दौरान इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब डाइएजोमेथेन की रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं, तो यहां पर रिएक्शन करवाने के दौरान ये जो नेगेटिव स्पीसीज है वो यहाँ H+ के ऊपर अटैक करती है, और अटैक करती है तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो होता है RCOO- प्लस यहाँ पर होगा CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरीके से। उसके बाद में इन दोनों की रिएक्शंस होती हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बॉन्ड के इस तरफ डिस्प्लेसमेंट से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट है, तो ये नेगेटिव और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर बनाते हैं RCOOCH3 प्लस N2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एस्टर प्राप्त होता है। तो आप ये जो तीनों रिएक्शन हैं, इन तीनों रिएक्शनों में आप देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड है, उस OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और OH बॉन्ड के क्लीवेज से जब मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। जब अपन इनऑर्गेनिक बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो भी अपने को सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है, और जब अपन डाइएजोमेथेन से रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरीके से अपने को एस्टर प्राप्त होता है। तो ये वो सारी रिएक्शन हैं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनकी रिएक्शन है। उसके बाद में अपन देखते हैं वी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सीकरण। डी कार्बोक्सिलेशन जो होती है, उनके अंदर आप देखेंगे कि जैसे ये एसिड है और इस एसिड के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन के दौरान यहां पर CC बॉन्ड का क्लीवेज होता है ना। तो यहां पर जो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन के दौरान CC बॉन्ड है, ये टूटता है, यहां पर इस तरीके से क्लीवेज होता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन है वो कई तरीके से हो सकता है। डी कार्बोक्सिलेशन है वो कार्बोक्सिलेट आयन के कारण से भी हो सकता है, डी कार्बोक्सिलेट है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के कारण से भी हो सकता है, और डी कार्बोक्सिलेशन है वो एल्किल रेडिकल के कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 वे हैं डी कार्बोक्सिलेशन के लिए, और किसी भी तरीके से डी कार्बोक्सिलेशन हो, किसी भी टाइप का डी कार्बोक्सिलेशन हो, प्रत्येक टाइप के जो डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर CC बॉन्ड है, उस बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस किस तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन होता है और किस किस तरीके से वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 1 by 1 यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी के दौरान जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर 3 टाइप का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एक कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा डिकार्बोक्सिलेशन, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा डिकार्बोक्सिलेशन, और एक यहाँ पर एल्किल रेडिकल्स के द्वारा डिकार्बोक्सिलेशन। तो पहले अपन देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन बाय कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, यहां पर आप यूं देखिए, जैसे RC डबल बॉन्ड OH और
यहाँ माइनस H प्लस जो इसकी प्रकृति होती है, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर R माइनस प्लस CO2। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्मेशन से यहाँ पर आगे जब रिएक्शन होती है तो CO2 है वो गैस निकलती है, और साथ में यहाँ पर बनता है एनाइन। अब यहाँ पर यूं देखिए कि इस कार्बोक्सिलेट आयन का डी कार्बोक्सिली तभी हो पाता है जब यहाँ पर जो एनाइन फॉर्मेशन होता है वो एनाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है। यदि यहाँ पर ये जो एनाइन है इसकी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये एनाइन स्टेबल नहीं होगा, और जब एनाइन स्टेबल नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन है उसकी जो रेट है वो भी काफ़ी क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये कार्बन आयन बनता है तो ये H प्लस आयन इसके साथ में जुड़ करके यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एल्केन बनती है। इसी को अपन दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए RCO और यहाँ पर CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि माइनस H प्लस, तो यहाँ पर RCO CH2 COO माइनस, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से, तो इसमें से आप देखेंगे कि ये CO2 और यहाँ पर आती है RCO CH2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन आयन है ये इस तरीके से रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोक्सिलेट आयन का डीकार्बोक्सिलेशन तभी होता है, उसमें से CO2 तभी निकलती हैं जब जो एनाइन है वो यदि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है, या ये एनाइन है वो स्टेबल होता है, इसके अल्फा कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जुड़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में ये एनाइन है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, और यहाँ पर CO2 है वो इजीली निकल जाती है। यहाँ इसी को एक्सप्लेनेशन के लिए देख रहे हैं कि ये जो एनाइन बन रहा है ये एनाइन देखिए आप, रेजोनेंस के द्वारा क्या है, स्टेबल है, और रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है तो यहाँ से CO2 है उसका CO2 है वो इजीली यहाँ से रिलीज होती है, इजीली यहाँ से मुक्त होती है, और उस कंडीशन में जब ये इजीली मुक्त होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो आयन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है, और स्टेबल होगा तो फिर ये यहाँ पर एल्केन का सिंथेसिस करेगा, ये है ना, ये H माइनस है यहाँ पर H प्लस जुड़ करके ये कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन किस तरीके से यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और उसके दौरान किस तरीके से यहाँ पर CO2 है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आगे भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर H प्लस जुड़ करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCO, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3। ठीक, तो ये तो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन बाय कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद में अपन देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए इसमें और ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये जो पाई जाती है वो बीटा कीटो एसिड में पाई जाती है,
तो जैसे अपन एक बीटा कीटो एसिड का एग्जांपल ले लें, ये इस तरीके से, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर। तो यहां पर ये इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर आप देख रहे हो ये इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड यहाँ पर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में यहां से CO2 निकल जाती है, और CO2 निकल जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हो क्या बनेगा, CH3 COH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये टूट जाएगा है ना, ऐसे ये ऐसे CO2 निकल जाएगी ये, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और OH। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक तरीके से इन और ओल, इनोल फॉर्म है। तो इनोल फॉर्म है वो टोटोमेरिज्म के द्वारा यहाँ पर किस में बदल जाएगी, कीटो फॉर्म में बदलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये CH3 CO CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी इसी का देखा था अपन ने, तो वहां पर कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, और यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो कार्बन कार्बन के बीच में ये CC बॉन्ड है, इस CC बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड जो डीकार्बोक्सिलेशन का जो टाइप है, वो थर्ड डीकार्बोक्सिलेशन का है कार्बोक्सिल मुक्त मूलक के द्वारा। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के द्वारा भी वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो उसको अपन देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, डीकार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे RCOO और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल होगा तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर, तो ये R प्लस CO। तो यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और CO2 निकलती है। इसके जो मतलब ये जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है, तो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल जब भी अपन इस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, हुन्सडी का रिएक्शन है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और हुन्सडी का रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनता है, और उस कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल्स के द्वारा वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और उस डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल बनते हैं, और वो एल्किल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट होकर के इस तरीके से यहाँ पर एल्केन का निर्माण करते हैं, उच्चतर एल्केनों का सिंथेसिस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बे जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर अपन इस तरीके से देखते हैं, जैसे इसी का ये एक एग्जांपल लें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस।
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए आप RCOH और यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये अपने आयनों के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर RCOO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का ये रूल होता है कि जब भी अपन कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वहाँ पर अपन करंट पासिंग करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, उसका विद्युत अपघटन हो जाता है और विद्युत अपघटन से वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं, अपने जो धनायन और ऋणायन हैं, उन धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। धनायनों और ऋणायनों में टूटने के पश्चात ये जो आयन हैं ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, है ना। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो ये उस इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अपन जनरली एनोड कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो वहां पर कैथोड के ऊपर गमन करता है जिसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये फिर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एट एनोड, तो एनोड है उसके ऊपर होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वहां पर जाएगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए RCOO माइनस, O माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये यहाँ पर, और अपन जानते हैं कि एनोड है, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ एनोड के ऊपर जाकर के इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन अपन किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, त्यागा जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि RCOO यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया एक, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोक्सिलेट जो फ्री रेडिकल्स होता है ये यहाँ पर अपन देखेंगे O 1 2 3 4 5, और ये इसके जब ये अपन रिएक्शन लिखी थी ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इधर और ये इधर, तो यहाँ पर R, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, या तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर ये कार्बन फ्री रेडिकल्स, एल्किल फ्री रेडिकल्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O कुल मिलाकर के यहाँ से CO2 रिलीज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की बार बार रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन से अपने को कई सारे एल्किल फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। और ये एल्किल फ्री रेडिकल्स हैं वो टर्मिनेशन स्टेप में, मतलब आपस में ये रिएक्ट होकर के ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं और अपने को एल्केन प्राप्त होती हैं। तो ये एल्किल फ्री रेडिकल्स जब दूसरे एल्किल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एल्केन, तो इस प्रकार से एल्केन है वो एनोड के ऊपर अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी प्रकार ये H प्लस है ये कैथोड पर जाएगा और वहां पर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 है वो यहाँ से निकल रही है ना, और परंतु ये CO2 जो निकल रही है वो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल से निकल रही है, ठीक है। और फ्री रेडिकल से इस तरीके से निकलती है। तो ये भी एक तरीके का डिकार्बोक्सिलेशन है। तो आप देख रहे हो डिकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेट आयन से भी होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी होता है, और कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल्स के द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से ये डिकार्बोक्सिलेशन है। तो आज आपने पढ़ा कि एमाइड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आज आपने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उनके अंदर OH क्लीवेज की कौन कौन सी रिएक्शन है। तो OH बॉन्ड है, उस OH बॉन्ड का जो क्लीवेज है उसकी रिएक्शन में आपने पढ़ा सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन,
इनऑर्गेनिक बेसिस के साथ में रिएक्शन, जैसे NaOH है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस तरीके से, और एक पढ़ा आपने डाइएजोमेथेन के साथ में रिएक्शन जहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसमें पढ़ा है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन एक इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज के द्वारा वहां पर CO2 निकलता है, और CO2 निकलने से अपने को कंपाउंड्स, एल्केन्स वगैरह प्राप्त होती है। तो ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ एक रिएक्शन है। बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए। थैंक यू।